नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नार्सिसिज्म के बारे में। नार्सिसिज्म एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोग खुद को सुपीरियर मानने लगते हैं। उन्हें इस बात का घमंड हो जाता है कि वो बेस्ट हैं। हिंदी में इसे आत्मरति या आत्ममुग्धता कहते हैं। दुनिया में आजकल इस मेंटल डिसऑर्डर के कारण बहुत सारे लोग नार्सिसिज्म से पीड़ित हैं। ये डिसऑर्डर अक्सर बचपन की बुरी आदतों और रिजेक्शन के कारण होता है। इसके मरीज न केवल खुद को सबसे बेहतर समझते हैं और वो अटेंशन के भूखे होते हैं। ये लोग हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये मेंटल डिसऑर्डर पर्सनल लाइफ खराब कर देता है। दौलत और शोहरत होने के बाद भी ऐसे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक नार्सिसिज्म पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लस्टर बी लेवल का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है और दुनिया का हर 50वां शख्स इसका शिकार है। एनपीडी के मरीज दूसरों के साथ अपने रिश्ते कभी सुधार नहीं पाते और वो अपने इमोशन पे काबू नहीं रख पाते, जिससे उनके लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। ऐसे मरीज अकेलेपन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझते हैं और कभी कभी तो इस हद तक चले जाते हैं कि पागल भी हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर इन मरीजों के साथ प्यार से डील करने और हो सके तो इनसे दूर रहने की ही सलाह देते हैं। इस बीमारी के नाम के पीछे भी एक बड़ी ही रोचक सी कहानी है। नार्सिसिस्ट नदी के देवता सिरसस का बेटा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। दुनिया की तमाम लड़कियां उसके ऊपर मरती थी, लेकिन वो किसी को अपने लायक नहीं समझता था। एक दिन नार्सिसिस ने अपनी परछाई झील में देखी और खुद से ही प्यार कर बैठा। वो खुद ही को चूमने के लिए नदी की तरफ बढ़ा और उस नदी में गिर गया और गिर के उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। जहाँ पे नार्सिसिस की मृत्यु हुई वहाँ पे एक सुंदर फूल उगा जिसे नरगिस यानी डैफोडिल कहा जाता है। यहीं से इस बीमारी का नाम नार्सिसिज्म पड़ा। इस वीडियो का पर्पस किसी को जज करना या रिलेशनशिप में खटास लाना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, जो लोग नार्सिसिज्म से जूझ रहे हैं या अपने पार्टनर या उनके साथ जो लोग नार्सिसिस्ट हैं उनके साथ जूझ रहे हैं, उन्हें समझना और उनसे कैसे बच सके इस बारे में जानकारी देना है। तो ऐसे में नार्सिसिस्ट पर्सन के लक्षण समझना बहुत ही जरूरी है। नार्सिसिस्ट लोग अटेंशन के भूखे होते हैं। ये खुद को बेहतर समझते हैं और दूसरों को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग दूसरों का शोषण करते हैं और इन्हें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट और सुंदर हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि क्या आप भी एक नार्सिसिस्ट तो नहीं है। नार्सिसिस्ट होने का सबसे बड़ा लक्षण है सुपीरियरिटी, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना। नार्सिसिस्ट पर्सन हमेशा सोचता है कि वह सबसे अच्छा है और उससे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। और अगर गलती से आपने उनके काम को पॉइंट आउट किया या उन्हें कुछ सजेशन देने की कोशिश की तो ऐसे में ये लोग भड़क जाते हैं। मान लीजिए आप किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के घर गए और आपने सिर्फ इतना कह दिया कि ये सोफ़ा यहाँ से यहाँ होना था, या आपने कोई एक ऐसी एडवाइस दे दी जो उन्हें ठीक नहीं लगी। बस इतने में नार्सिसिस्ट पर्सन के अंदर एक आग सी लग जाती है। फिर वो लोगों से आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे, आपकी इमेज को ऐसा डैमेज करने की कोशिश करेंगे और आपको ऐसा फील कराने की कोशिश करेंगे कि गलती आपकी ही थी, जिससे उनका जो सुपीरियरिटी का मुखौटा है वो पहने रखे और वो उसे बनाए रख सके। नार्सिसिस्ट पर्सन का दूसरे सबसे बड़ा लक्षण होता है, इन्हें लगता है कि ये रिस्पेक्ट के हकदार है और इनकी रिस्पेक्ट करना बाकी सब लोगों का धर्म है। नार्सिसिस्ट पर्सन को लगता है कि आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, चाहे उसने वो रिस्पेक्ट अर्न की हो या नहीं की हो। और एक नार्सिसिस्ट को हमेशा लगता है कि गलती हमेशा सामने वाले की है और उसके अंदर एक ऐसी भावना चलती रहती है कि आप आके उसे सॉरी बोलें ताकि उसकी सुपीरियरिटी जो है वो बनी रहे। तीसरा सबसे बड़ा लक्षण है नीड फॉर अटेंशन। ये लोग अटेंशन के इस कदर भूखे होते हैं कि अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब भी कोई इवेंट हो, बर्थडे पार्टी हो, शादी हो या कोई सा भी इवेंट हो, दे विल फील वेरी अनकंफर्टेबल और वो उस पार्टी, उस जगह पर अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि वो ये कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि किसी और को अटेंशन मिले, किसी और को रिस्पेक्ट मिले। और वो ये सब इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल हमेशा उन्हीं के हाथ में हो। और अगर आप इन्हें छोड़ने की सोचते हैं या इनसे दूर जाने की सोचते हैं
तो ये आपके लिए इतने केयरिंग, इतने लविंग हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको लगेगा इनसे अच्छा कोई इंसान है ही नहीं। सो आप एक ऐसे कन्फ्यूज़न भरी ज़िंदगी में रह जाते हैं कि ना आप इन्हें छोड़ पा सकते हैं और ना इनके साथ रह सकते हैं। अगला जो सबसे बड़ा लक्षण है नार्सिसिस्ट का, वो है कंट्रोल। हर चीज़ अपने हाथ में रखना, कंट्रोल करना सिचुएशन को। ये लोग सब चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में, क्योंकि जो परफेक्ट और सुपीरियर बनने का मुखौटा इन्होंने पहन के रखा है, अगर ये ऐसा ना करें, आपको कंट्रोल ना करें, तो वो मुखौटा उतर जाएगा और इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। और इसके लिए वो बहुत सारे झूठ बोलते हैं, ऐसा ड्रामा क्रिएट करते हैं, वो सारा ब्लेम आपके ऊपर दे देते हैं कि तुम चीज़ें ठीक से नहीं कर रहे हो, और मैनिपुलेशन की नई नई टेक्निक्स अपनाते हैं आपके ऊपर। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता और तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हो। और जब आप इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि इन्हें छोड़ने की सोचते हैं, उसी समय इतना प्यार, इतना अफेक्शन, इतना सारा लव दिखाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनके साथ किस तरीके का व्यवहार करें। और वे कंफ्यूजन इसलिए बनाए रखना चाहते हैं कि उन्हें जो चाहिए वो मिल सके। लैक ऑफ बाउंड्रीज। नार्सिसिज्म की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, आप इन्हें समझ नहीं सकते कि इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो ये उनकी बाउंड्रीज है। नार्सिसिस्ट को चाहिए पूरा कंट्रोल और सब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। उन्हें कई बार लगता है कि वी आर जस्ट एक्सटेंशन ऑफ देम, हम जो कुछ भी करते हैं वो उनके हिसाब से अच्छा या बुरा होना चाहिए, और वो सारी चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं। और जब आपको सक्सेस मिलती है तो ये लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं और डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं। तो इनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। और अगर आप अपनी बाउंड्रीज बना के इनको उस बाउंड्री के बाहर रख दें कि आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते, तो ये पूरी तरीके से बौखला जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके हाथ से कंट्रोल जा रहा है। और उस कंट्रोल, सुपीरियरिटी को बनाए रखने के लिए ये कुछ ऐसा ड्रामा, ऐसा झगड़ा और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि सारी चीज़ें इनके हाथ में फिर से आ जाए। आपको कभी भी नार्सिसिस्ट पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा जो कभी दिल से सॉरी बोले। उन्हें कभी नहीं लगता कि उनकी गलती है, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो पूरी तरीके से परफेक्ट हैं। ना ही अपनी कभी गलती स्वीकार करते हैं और ना कभी सॉरी बोलते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सच में अगर अपनी गलती स्वीकार कर ले तो इनका जो मुखौटा है सुपीरियरिटी का, झूठा मुखौटा, वो गिर जाएगा। इंसल्टिंग बिहेवियर। नार्सिसिस्ट अक्सर लोगों की इंसल्ट करता है ताकि वो उन लोगों को नीचा दिखा सके और खुद को सुपीरियर साबित कर सके। जैसे ऑफिस में अच्छा काम और प्रमोशन मिलने पर सार्कास्टिक कमेंट करना कि तुम में इतना दिमाग कब से आ गया। काफ़ी लोगों के सामने आपकी इंसल्ट करना, जैसे खाना एकदम घटिया है, ये काम तुम्हें कैसे मिल गया, तुम एकदम बर्बाद हो। अच्छे कपड़े पहनने पर किसी की इंसल्ट करना जिससे उसका दिल दुखे, जैसे सर्कस के जोकर लग रहे हो। या किसी को प्रमोशन मिलने या कुछ अच्छा होने पर कहना कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। या अगर आप फेल हो गए हो तो कहना मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। अगला जो लक्षण है वो है लव बॉम्बिंग। नार्सिसिस्ट हमेशा चाहता है कि कंट्रोल उसी के हाथ में हो। सो जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं या आप उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं या आप अपना एटीट्यूड उन्हें दिखाते हैं, तो ये सडनली लव बॉम्बिंग करने लगते हैं। मतलब इतने केयरिंग, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट, इतनी ज़्यादा अफेक्शन आपको दिखाएंगे कि ताकि आप उस जाल में फिर से फंसे रहें। और जब आप नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर से इंसल्ट करना। कुल मिला के चाहते हैं कि इनका कंट्रोल हमेशा बना रहे, ये अपनी सुपीरियरिटी, अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। तो लव बॉम्बिंग भी इनका एक बहुत ही बड़ा लक्षण है। पब्लिक बिहेवियर। पब्लिक में आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत लाउडली बात करते हैं, जानबूझकर कुछ ऐसी बात करें ताकि लोगों का अटेंशन उनके ऊपर आ सके, या तो वेटर से कुछ ऐसी बातें करना या अपना स्टेटस दिखाना या कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा अटेंशन पाने के लिए लगातार करना जो सब लोग उन्हीं की तरफ देखें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, लोग उनकी तरफ ना देखें, तो वो अनकंफर्टेबल होने लगते हैं और धीरे धीरे उनका जो नार्सिसिज्म का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। वो कुछ इस हद तक जाएंगे कि उस पब्लिक में उनको दिखना ही पड़े या उनको दिखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ करेंगे। या फिर आप जा रहे हैं, कहीं पे लाइन लगी है तो अपने आप को इतना सुपीरियर समझना कि बीच लाइन में से आगे जाना,
और ये दिखाना कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं पहले यहाँ पे आऊँगा। ये सभी लक्षण नार्सिसिस्ट के हैं। तो क्या किया जाए, कैसे पहचाना जाए, कैसे इनको रिप्लाई किया जाए एक नार्सिसिस्ट को, और कैसे इनसे बचा जाए? अगर आप ये 3 चीज़ें करते हैं तो नार्सिसिस्ट डेफिनेटली अपना कंट्रोल खो देते हैं। आप अपना एक खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करें, जहाँ आप इंडिपेंडेंट हो, अपने डिसीजन ले सकें और उनका आपके जीवन पे कोई भी कंट्रोल ना हो। जब भी आप ऐसा करेंगे तो नार्सिसिस्ट पर्सन अपना कंट्रोल खो देगा। वो आपको कभी भी खुश और इंडिपेंडेंट नहीं देख सकता। स्पेशली उनके बिना अगर आप खुश रहे हैं तो कोई चांस ही नहीं। उनको चाहिए कि आप उनके हिसाब से कोई भी चीज़ चाहें, पूरा कंट्रोल हमेशा उनके पास में हो। दूसरी चीज़, अगर आप नार्सिसिस्ट पर्सन की बातों को सीरियसली लेना बंद कर दें, जो भी बात उनसे आ रही है आप एक ऐसा बैरियर बना लें कि आपको इफेक्ट करना बंद कर दें। आप अपने और उनके बीच में एक ऐसा बैरियर बना लें, अपने आप को इतना स्ट्रांग और अपनी बाउंड्रीज को इतना स्ट्रांग बना लें कि जो भी बातें वो कर रहे हैं आपको बॉदर करने के लिए, उन पे बिल्कुल भी अटेंशन देना बंद कर दें। जब आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो समझ लीजिए आपकी जीत पक्की है। तीसरी चीज़, अपने खुद के लिए स्टैंड लीजिए और उन्हें अपनी असली जगह दिखाइए। अगर आप अपनी रियल स्ट्रेंथ और पावर दिखाते हैं, उनके सामने स्टैंड करते हैं और जो नार्सिसिस्ट का एक डर है उसको पूरी तरीके से खत्म करते हैं, तो उनका जो कंट्रोल है आपके ऊपर वो बिल्कुल छूटना स्टार्ट हो जाएगा। और आप समझ लीजिए, अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करते हैं तो समझ लीजिए दिस इज ऑलमोस्ट नार्सिसिस्ट ईगो डेथ। तो नार्सिसिज्म को समझने के लिए हमने साइकोलॉजिस्ट का सहारा लिया। पूर्णिमा पाटिल जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने यूके से अपनी डिग्री कंप्लीट की है। तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है नार्सिसिज्म के बारे में, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं। Let's talk narcissism. Narcissism is self-love without the love for others. Typically, we find this in romantic relationships where the man or the woman is the narcissist and the other one is the end of the abuse. Can you give me some example about this? But for the sake of this example, let's take the man as the narcissist and the woman as the one being abused. So typically men pick women who have low self-esteem or who lack boundaries, and they target these women because when the time comes, when they do something wrong or when they slip up, it's easier to manipulate these women, and it's just easier to lie to them, to guilt shame them, and to get them confused so that the women feel like it's their fault. So I'll give you a really interesting example of this. There is a couple and the woman is a housewife and the man goes to work. And so what happens, she cooks and cleans all day. And when he comes home and he feels like some sort of insecurity, he will go in the kitchen when she's not there, turn on the gas, and then go back to her and say that, look what you did, you left the gas on, you can't take care of the house, you cannot function properly, you keep forgetting things. So this makes the woman feel really bad and really guilty, and she ends up going into a cocoon. We can get examples of when it's the other way around, when the woman is being the narcissist, and this can happen sometimes when the man comes home from work and he shares that he's had a bad day. Then she lacks empathy towards him and she says that, no, you haven't had a hard day, I've had a hard life, I have to do all this. So it's sort of playing into a victim role. So let's talk about the solution. First of all, I would say don't call quits on anything until you've tried to fix it. So if the person who is the narcissist is agreeing to put in some level of effort to repair themselves, then please go ahead and look at this option. And the other option is to leave them. I know it's easier said than done, but you have to leave them. There is no other choice, because when a narcissist is denying or refusing to accept their mistakes and refusing to take responsibility to change themselves to better the relationship, then you have no choice. I get a lot of women telling me that,
oh my goodness, what if I'm alone, or what if I'm lonely later on? But let me tell you one thing, you are already alone. If you're living with a narcissist, you are already alone, because emotionally and mentally and in any other way, and even sometimes physically, they are not with you. You are just there to feed their ego, and that is what it is. Eventually they will let you go if you stand up for your boundaries and stand up for yourself. They will have to let you go. So it's better that you leave first. Yeah, I absolutely agree with you. So finally, I just want to conclude by saying, if they are ready to accept some sort of solution, I would say please, please, please integrate them into some yoga or meditation, because it is only through these practices that one can learn how to surrender their ego. And ego is a main part of a narcissist's personality. They have a false identification of their ego, and that's why all these problems arise. So go to yoga, go to meditation as a couple, or send them alone. And through these practices, they will slowly come to realize that their ego needs to be surrendered. Thank you. तो क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? तो हाँ, योगा इसमें बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि योगा की जो फिलॉसफी है वो है अपने ईगो को सरेंडर करने की, अपने आप को सबसे पहले ना मानने की, लोगों को अपने से ऊपर रखने की, उनकी मदद करने की। सो अगर आप या आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, तो अगर आप एक स्टेप उन्हें योगा के तरफ लेके आए, तो उनका जो ईगो है वो धीरे धीरे सरेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। और हो सकता है बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि आप ये प्रॉब्लम से बच सकें। तो इस वीडियो का मकसद किसी के रिलेशनशिप खराब करना या किसी को गलत एडवाइस देना नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशनशिप में, आपके पेरेंट्स में अगर कोई नार्सिसिस्ट है, और अगर आप इसको झेल रहे हो, इसको आप सिर्फ सहन करते जा रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि इसके बगैर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। या तो आप आपकी ज़िंदगी पूरी इस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं, या आज अपना स्टैंड लीजिए और आज इसके लिए आगे उठिए। थैंक यू सो मच।